जी, सुप्रभातम। तो सत्कार्यवाद के बारे तक हमने कल पढ़ा था पिछली कारिका में। तो सत्कार्यवाद क्या है और उसकी स्थापना की गई, तो सत्कार्यवाद आया कैसे। तो पीछे हमने एक कारिका पढ़ी थी, महदादि तच्च कार्यम, है ना। प्रकृति विरूपम स्वरूपम च, महदादि उसके कार्य है, वो प्रकृति के विरूप है, कुछ स्वरूप है। तो उसमें हमने 5 तरह के सिद्धांत दिए थे, असदकरणात्, उपादान ग्रहणात्, सर्वसंभवा भावात्, शक्तस्य शक्य करणात्, कारणाभावाच्च सत्कार्यम। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, सत्कार्यवादः कस्य दर्शनस्य सिद्धांतः, है ना। तो ये हमारा सत्कार्यवाद है सांख्य दर्शन का। बाकी सभी जो है असत्कार्यवाद को मानने वाले ही है। फिर पीछे एक कारिका में अपने इसी कारिका में पढ़ा था, जाए, है ना, कार्यम प्रकृति विरूपम स्वरूपम च। प्रकृति विरूपम का मतलब जो प्रकृति के विरुद्ध है, मतलब उसके विपरीत है कुछ कार्य और कुछ स्वरूप है जो समान है दोनों के। व्यक्त और अव्यक्त की हम बात चल रही है। व्यक्त का अभिप्राय है यहाँ जो हमारे 23 तत्व है जो उत्पन्न होंगे होंगे तो प्रकृति से ही। तो इनमें व्यक्त तत्व जो है ये क्या है, इसलिए ये जो व्यक्त है और ये अव्यक्त है, इन दोनों में जहां क्या है, वैधर्म्य है, भिन्नता दोनों में कैसी है ना। तो इसके लिए पीछे एक उदाहरण भी आता है, यथा यह लोके पितृतुल्य पुत्रः भवति, क्वचित पितृतुल्य पिता पुत्रः न भवति। हम लोग भी समाज में भी देखते हैं कि पिता अगर क्या है, अच्छा, है ना, समझदार है, तो पुत्र में यो गुण आ भी सकते, नहीं भी आ सकते। कुछ गुण आएंगे, कुछ नहीं भी आएंगे। पिता में अगर वो गुण नहीं है लेकिन पुत्र में भी नए गुण उत्पन्न हो सकते हैं, है ना। इसमें चाहे आप इसे रूप से ले लो, चाहे उसके ज्ञान से ले लो, चाहे आकार से ले लो, मतलब किसी भी भेद से आप इसको ले सकते हैं। तो यहां भी वही चीज समझाने के लिए, उसी वस्तु को समझाने के लिए कहा, प्रकृति जिससे जो उत्पन्न हुए हैं व्यक्त तत्व, है ना। व्यक्त का मतलब क्या है, महत अहंकार पंच ज्ञान इंद्रियाणी पंच कर्म इंद्रियाणी पंच तन्मात्राणी पंच महाभूतानी और मन, ये व्यक्त तत्व है। अव्यक्त में क्या है, अव्यक्त तो मूल प्रकृति है ना, जिसको हमने प्रधान भी कहा, प्रधानम कहा। और ये केवल मात्र एक है, और ये व्यक्त तत्व हमारे 23 है। तो इनमें कहा कि दोनों में वैधर्म्य कैसे है, विविधता कैसे, भेद कैसे है। तो उसके लिए कारिका दी, हेतु मद अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम सा अवयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। तो ये क्या कह रहे, हेतु मद अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। अब दोनों में भेद कैसे, इन्होंने कहा व्यक्त तत्व कैसा है, हेतु मद है, अनित्य है, अव्यापी है, सक्रियम है, अनेकम है, आश्रितम है, लिंगम सावयवम परतंत्रम। 9 भेद दिए इसके व्यक्त के कि भाई ये इस तरह का है ना। यहाँ एक विषय मान के चलना, एक पिता के गुण है, एक पुत्र के गुण मानेंगे, है ना। अगर आप देखेंगे पिता और पुत्र कौन हुए, प्रधान जो है ना ये पिता की संज्ञा व्यक्तम निभाएगा, और अव्यक्तम पुत्र की संज्ञा। इन्होंने कहा पिता और पुत्र में भेद कैसे है, दोनों में भेद कैसे है। तो कह रहे कि जैसे अव्यक्त तत्व में हेतु मद है, अनित्यम है, अव्यापी, सक्रियम, अनेकम, आश्रितम, लिंगम, सावयवम, परतंत्रम, इस तरह करके है। अब एक एक चीजों को हम समझेंगे कि हेतु किसे कहा जाता है, क्यों इसको हेतु मद कहा गया, है ना, क्यों इसको अनित्यम कहा गया, क्यों अव्यापी कहा गया, क्यों सक्रियम, अनेकम, आश्रितम, लिंगम, सावयवम, परतंत्रम, ऐसा क्यों इसको कहा गया है। तो उसके लिए एक एक से हेतु, हेतु मद कहा। हेतु मद का मतलब है कि हेतु मद इति, हेतुर अस्या अस्ति इति, है ना। हेतु जिसका है उसको कहते हैं हेतु मत। जैसे उपादानम हेतु कारणम, ये इसी के ही नाम है। अगर आपको पूछेंगे, है ना,
कि अव्यक्तस्य व्यक्तम, है ना, अव्यक्तस्य हेतु कः या व्यक्तस्य उपादानम, है ना। तो व्यक्त से उपादानम का मतलब हेतु, ये इनके पर्याय शब्द है नाम, उपादान, हेतु, कारणम, निमित्त, ये इसी के पर्याय शब्दों में आता है, तो इसलिए इसको ज्यादा कह रहे हैं कि अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है ताकि आपको ये स्पष्ट रहे, है ना, विषय क्लियर हो जाए। अब ये कह रहे हैं कि व्यक्तस्य प्रधानम हेतुरस्ति। अब क्यों हेतु है, तो इसके लिए ये क्यों हेतु है तो इसको समझो। प्रधान से उत्पत्ति होती है महत की। किसकी उत्पत्ति होती है? महत की। जो जिससे उत्पन्न होता है इसलिए उसी का ही वो हेतु माना जाता है। इसलिए कह रहा व्यक्तस्य प्रधानम हेतुरस्ति, प्रधान का जो है व्यक्त हेतु है, इसलिए इसको हेतु मत कहा। अब हेतु कहां तक होगा, तो ये कह रहे भूत पर्यंतम। तो इससे पहले मैं एक सृष्टि प्रक्रिया आप लोगों को समझा दूं, एक नया वो लेके, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि कैसे ये चीजें होगी। एक नया टैब ले लेते हैं, इसमें इसको सही से समझना। देखो एक सृष्टि प्रक्रिया में क्या देखते हैं हम, मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति का मतलब प्रधान, इसी को ही प्रधानम कहा, इसी को ही अव्यक्तम कहा, है ना। यही हमारे पास मूल प्रकृति ही अव्यक्त के नाम से अव्यक्तम। इससे उत्पत्ति होती है महत तत्व की। किसकी उत्पत्ति होती है? महत तत्व की। महत से उत्पत्ति होती है अहंकार की। अहंकार से उत्पत्ति होती है 16 तत्वों की, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 तन्मात्राएं हैं और एक महाभूत है, एक मन है। इससे उत्पन्न हो गए। मूल प्रकृति से अव्यक्त से किसकी उत्पत्ति? महत की। महत से अहंकार की। अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियों की, 5 कर्मेंद्रियों की, 5 तन्मात्राओं की और एक मन की। 16 के 16 किससे उत्पन्न हो गए? अहंकार से। और 5 तन्मात्राओं से उत्पन्न हुए पंच महाभूत। ये अब हम यहां से गिनेंगे इनको, महत से लेकर गिनेंगे महाभूत तक। ये किससे उत्पन्न हुए? अव्यक्त से उत्पन्न हुए। अव्यक्त से उत्पन्न हुए तो इसलिए ये सारे कैसे है? इसके हेतु है, इसलिए इनको हेतु मत कहा, है ना। व्यक्तस्य प्रधानम हेतुरस्ति अतो हेतु मत व्यक्तम भूत पर्यंतम। भूत पर्यंतम का मतलब पंच महाभूतों तक मानेंगे। कहां से लेकर? ये अगर हम यहां से गिनेंगे तो ये कुल मिला के 23 तत्व है और इन्हीं को ही नाम दिया यहाँ पे व्यक्तम। ये जो 23 कहां से लेकर? महत से लेकर नीचे 23 तक, 23 तत्व जो है व्यक्त कहलाएंगे और मूल प्रकृति को हम अव्यक्त कहते हैं, है ना। तो इस तरह इसको ये माना गया है, जिसमें कहा हेतुमद, है ना। हेतुमद अधिभूत तत्व प्रधानेन हेतुमान अहंकारो बुद्ध्या पंचतन मात्राण एकादश। भी एक दूसरे के हेतु है सारे। ये मूल प्रकृति का हेतु महत है, महत का हेतु अहंकार है, अहंकार के हेतु ये 16 तत्व और पंच तन मात्राओं का हेतु महाभूत है। मतलब एक दूसरे को जो जिसको उत्पन्न करेगा वो उसका हेतु रहेगा। स्पष्ट होगी बात? इसलिए कहा हेतु मत। ये हमारा पहला विषय होगा। दूसरा का अनित्यम। ये अनित्य है। अनित्य क्यों है? क्योंकि ये नष्ट होने वाले हैं। हमारा शरीर कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। हम अभी पैदा हुए हैं और फिर से नष्ट हो जाएंगे, इसलिए अनित्य कहा।
है ना। भाई अनित्य दूसरा क्या है, अन्यस्माद उत्पद्यते, है ना। यस्माद अन्यस्माद उत्पद्यते तद अनित्यम, जो किसी दूसरे से उत्पन्न हो उसको अनित्य कहा जाता है ना। अब हमारा कैसे, अब इसी कार्य का फिर से देखो, अब अनित्य क्यों कहेंगे इनको, क्योंकि मूल प्रकृति से महत की उत्पत्ति, महत से अहंकार की, अहंकार से पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय, पंच तन्मात्रा मन और पंच महाभूत, ये उत्पन्न हुए, इसलिए ये सारे के सारे है अनित्यम। तो इसलिए इनको एक संज्ञा दी गई अनित्यम भी है। अगर दूसरी तरफ व्यक्त की बात करेंगे, ये जो अव्यक्तम है ये नित्य है, ये किसी से उत्पन्न नहीं होता है, ये सूक्ष्म अवस्था में स्वयं उत्पन्न होता है ना, औरों को उत्पन्न करता है। तो जैसे हम लोग और इसका उदाहरण और भी देते हैं, है ना। मृत पिंडात उत्पद्यते घटः सह च अनित्यः, मृत पिंड से घट की उत्पत्ति होती है, घट जो है अनित्य होगा, है ना। तो तीसरा दिया यहां पे अव्यापी, ये हो गया नित्यम। तीसरा दिया अव्यापी, ये सब जगह व्याप्त नहीं है। क्यों व्याप्त नहीं है ना। असर्वगतम इत्यर्थः, प्रधान पुरुषौ सर्वगतौ नैव व्यक्तम, प्रकृति और पुरुष दोनों सब जगह विद्यमान रहते हैं, परंतु जो हमारा शरीर है ये सब जगह विद्यमान नहीं रहता है, ये यही है, जैसे हम है तो वैसे ही है। और साथ में फिर कहा कि आगे सक्रियम, अब सक्रिय कैसे है ना। संसार काले संसरति तस्मात् सक्रियम, संसार काले संसरति, संसार काले संसरति का मतलब हम लोग जैसे ना, जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे समाप्त भी होते हैं, है ना। जैसे हम नया शरीर धारण करते हैं, फिर पुराना शरीर छोड़ करके फिर नया शरीर धारण करते हैं, तो इस तरह करके परिवर्तनशील है, तो इसलिए हमने कहा सक्रियम है, क्योंकि मृत्यु के पश्चात पुनः नया शरीर धारण कर लेते हैं तो नया हो जाता, तो यही कहा, इसलिए सक्रियम। फिर तीसरा का अनेकम, न एकम इति अनेकम, अनेक क्यों है ना। अनेक का सीधा सा अभिप्राय ये एक नहीं है, जैसे हमने इसमें देखा भी, महत अहंकार पंच ज्ञान इंद्रियाणी पंच कर्म इंद्रियाणी, ये 23 है, इसलिए अनेक है। बुद्धि अहंकार पंच तन मात्राणी एकादश इंद्रियाणी पंच महाभूतानि चेती, ये 23 होने के कारण एक नहीं है, अनेक है। क्लियर। और कह रहे आश्रितम, स्वकारणम आश्रयते प्रधान आश्रिता बुद्धि, बुद्धि आश्रितो अहंकारः, अहंकाराश्रितो एकादश इंद्रियाणि पंच तन्मात्राणि पंच तन्मात्राणि पंच तन्मात्रा, है ना, तन्मात्राश्रितानि पंच महाभूतानि, ये एक दूसरे पे आश्रित है। कैसे, देखो मूल प्रकृति से उत्पत्ति महत की हुई, तो ये महत प्रकृति पर आश्रित है। महत से अहंकार की उत्पत्ति, तो अहंकार बुद्धि महत पे आश्रित है। अहंकार से 16 तत्व उत्पन्न हुए, तो 16 के 16 तत्व अहंकार पर आश्रित है। और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति हो गई, इसलिए पंच महाभूत तन्मात्राओं पर आश्रित है, मतलब एक दूसरे पर सारे आश्रित है, इसलिए लिखा आश्रितम। उदाहरण के लिए कहा भी, प्रधान आश्रिता बुद्धि ही, बुद्धि आश्रितो अहंकारः, अहंकाराश्रित आश्रितान्य एकादश इंद्रियाणि पंच तन्मात्राणि, पुनः पंच तन्मात्रा आश्रितानि पंच महाभूतानि। क्लियर। अगला दिया लिंगम, लीनम भवति इति लिंगम, है ना।
लय युक्तम, जो लया काले पंच महाभूतानि तन्मात्रेषु लीयन्ते तानि एकादश इंद्रिय ही सहंकारे स च बुद्धौ सा च प्रधाने लयम याति थी। लिंगम का मतलब होता है इनका लीन हो जाना, जब समाप्त हो जाते हैं तो पुनः वो फिर क्रम क्या चलता है, जब हमारा इनका लीन हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं, तो ये 5 महाभूत तन्मात्राओं में चले जाते हैं, ये 16 का गण अहंकार में, और अहंकार महत में, और महत प्रकृति में, मतलब जैसे उत्पन्न हुए थे उसी तरह से ये वापस चले जाते हैं, इसलिए इनको कहा लिंगम, है ना। लय युक्तम है, ये इनका लीन हो जाते हैं, लय हो जाती है इनकी, है ना। जब प्रलय हो जाते हैं तो ये अपने अपने विषयों में या अपने अपने कारणों में लय हो जाते हैं, जो जहां से उत्पन्न हुआ है वो वहीं से ही समाप्त हो जाता है। पृथ्वी आदि जो 5 महाभूतों का तन्मात्राओं में लय हो जाता है, 5 तन्मात्राएं भी इंद्रियों के साथ अहंकार में लीन हो जाती है, और अहंकार बुद्धि में, और बुद्धि प्रकृति में, है ना। इस तरह करके इनका लीन हो जाते हैं। कह रहे प्रकृति किसी में भी लीन नहीं होती है, ये ध्यान रखना, इसमें भेद नहीं आता। आगे दिया 8वां कारण दिया सा अवयवम, अवयव युक्त है। अवयव का मतलब है शब्द स्पर्श रूप रस गंधा तहि सह, इनके अंग है कुछ, क्या है, शब्द स्पर्श आदि अवयवों से युक्त है, संयोगशील है, परंतु प्रधान जो है उसे संयोग शून्य है, ये अपने अंगों के साथ। और परतंत्रम, परतंत्र है, कैसे कि अपने आप सब कुछ कार्य नहीं कर सकते, न आत्मनः प्रभवति यथा प्रधान तंत्रा बुद्धि बुद्धि तंत्रो अहंकार अहंकार तंत्राणि तन्मात्राणि इंद्रियाणि च तन्मात्र तंत्राणि पंच महाभूतानि एव च, कि कह रहे एक दूसरे पे कैसे, तंत्र का मतलब आश्रित है, परतंत्र है, दूसरों पर आश्रित है ना। आश्रित होने के कारण ये स्वतंत्र नहीं है कि अपने आप सारे क्रिया कर सकते, जैसे कोई शिशु अपनी माँ के अधिकार में रहता है ना। तो इसी तरह हमेशा किसी पर आश्रित रहता, स्वयं सारा कार्य नहीं कर सकता, अपने आप वो, है ना, सब क्रियाओं को नहीं कर सकता। इसी तरह ये जितने भी तत्व है ये भी आश्रित है, एक दूसरे पर आश्रित है। ये 9 कारण दिए सावयवम परतंत्रम। अब 9 कारणों में क्या कहा कि जो व्यक्त है हेतुमत अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम है। फिर कह रहे तद विपरीतम, ऊपर के कहे सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम, यहाँ क्या कहा विपरीतम अव्यक्तम, इससे भिन्न उल्टा जो है अव्यक्त तत्व है। यहां हेतुमद है, कारण वाला है, तो इधर अहेतुमद है ना। वे न ही प्रधानात् परम किंचित अस्ति अतः प्रधानस्य अनुत्पत्ति ही, वे प्रधान से परे कोई कुछ नहीं है, वो किसी से उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए अहेतुमत है। दूसरा दिया नित्यम, कह रहा अनित्यम च व्यक्तम, नित्यम अव्यक्त, है ना, नित्यम अव्यक्तम अनुत्पाद्यत्वात्, जो किसी से उत्पन्न नहीं होता है वो नित्य होता है, जो किसी से उत्पन्न होगा वो अनित्य होगा, जो किसी से उत्पन्न नहीं होगा उसको नित्य कहेंगे। फिर ऐसे ही अगला कारण दिया, और भी इसमें कहा न ही भूतानीव कुतश्चित उत्पद्यते इत्याव्यक्तम प्रधानम नित्यम, कह रहे किंचापि व्यक्तम, और कह रहे व्यापी की बात आई, है ना। यहां कह रहे व्यक्त व्यापी अव्यापी है, अव्यापी क्यों, सर्वगतम नहीं है, सब जगह नहीं रह सकता, तो अव्यक्त व्यापी है। व्यापी प्रधानम सर्वगतत्वात्, वे सब जगह रहता है इसलिए ये व्यापी है। दूसरा एक ने कहा एक सक्रिय है एक निष्क्रिय है, तो सक्रियम व्यक्तम और
अक्रियम अव्यक्तम सर्वगतत्वादेव। जो वस्तु सब जगह विद्यमान रहती है वो निष्क्रिय मानी जाती है। यही हमारा दर्शन का सिद्धांत है, भारतीय इंडियन फिलॉसफी का सिद्धांत है ना। आप लोग इसको समझिए कि जो वस्तु सब जगह फैली हो तो आप ये नहीं कह सकते कि इसको वहां फैलाओ, है ना। वो सर्वगत है। एक कमरे में अगर सारे में आपने कहीं कोई चादर फैलाई है या मैट बिछाई है तो आप ये नहीं कहेंगे कि यहाँ बैठने के लिए जगह बनाइए, है ना। जो छोटी वस्तु होगी वो सब जगह हमें भेजने पड़ेगी, लेकिन जो बड़ी वस्तु सब जगह फैली हुई है उसको कहेंगे हम निष्क्रियम। ठीक है। तो फिर ये कह रहे कि एकम, इधर अनेकम था क्योंकि एक ही है, अव्यक्त तत्व एक है। अनाश्रितम, ये किसी पे आश्रित नहीं है ना, इसको आश्रय की आवश्यकता नहीं है। ना ही प्रधानात किंचित अस्ति परम, क्योंकि प्रधान से परे कोई और तत्व नहीं है। यस्य प्रधानम कार्यम स्यात्, जिसका कोई प्रधान कार्य हो सके। तो ऐसे ही कहा अनाश्रितम, कि भी कह रहे अनाश्रित है, किसी पे आश्रित नहीं है। तो आगे कहा व्यक्त हमारा लिंगम है, जो लय को प्राप्त हो जाता है, तो यहाँ अलिंगम है, ये इसके लय नहीं करे। अलिंगम या व्यक्तम नित्यत्वात् महदादि लिंगम, जो ये कैसा है, अलिंगम है। महदादि जो है प्रलय काल में ये परस्परम लियंते, परंतु प्रधान ऐसा नहीं होता है, अव्यक्त तत्व में ऐसा नहीं होता है। और आगे कहा निरवयवम, ये निरवयव है। ना ही शब्द स्पर्श रूप रस गंधा प्रधाने संति, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषय प्रधान के नहीं है, व्यक्त तत्व के नहीं है, अव्यक्त तत्व के नहीं है। ऐसे स्वतंत्र है, स्वतंत्रम अव्यक्तम प्रभवती आत्मनः, अपने आप से सारी चीजें वह उत्पन्न कर सकता है। इस तरह करके कहा एवं व्यक्ता व्यक्तयोर वैधर्म्यम उक्तम, इस प्रकार दोनों का व्यक्त और अव्यक्त का वैधर्म्य कहा गया है ना। इसी को हमने पीछे कहा स्वरूपम विरूपम च, जो ये बात की हमने विरूपम, जो प्रकृति विरूपम, विरूपम का भी प्राय हुआ, जो दोनों में भेद है, भिन्न है, इसको लेकर के। तो ऐसे ही बात आएगी आगे, स्वरूप की बात आएगी, दोनों आपस में समान कैसे है। अब कह रहे व्यक्ता व्यक्तयो साधर्म्यम पुरुषस्य वैधर्म्यम, यहां पुरुष तत्व को भी जोड़ा कि दोनों में समानता कैसे है, व्यक्त और अव्यक्त में समानता कैसे है। तो इसको समझाने के लिए एक कारिका है का त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्यम अचेतनम प्रसव धर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीत तथा चपुमान। कह रहे व्यक्त और अव्यक्त में समानता कहाँ है। एक तो कहा है कि दोनों त्रिगुण है ना, दोनों में समान भेद क्या है कि दोनों त्रिगुण है, तीनों गुणों से युक्त है ना, सत्व रजस तमांसित, ये तीनों के गुण रहते हैं। फिर कह रहे अविवेकी, और दोनों अविवेकी है, कोई विवेक धारण नहीं कर सकते, अपने आप से सारे कार्य नहीं कर सकते हैं। विषय, और विषय है ना, तो विषय कैसे है तो उस पर भी चर्चा होगी। और ऐसे ही सामान्यम है, अचेतनम है, प्रसव धर्मी है। तो एक एक चीजों का हम इनको देखते हैं। पहले तो कहा कि त्रिगुणम, दोनों कैसे है, व्यक्त और अव्यक्त त्रिगुण है। त्रिगुण का मतलब है व्यक्त भी त्रिगुण से युक्त है और अव्यक्त भी त्रिगुण से युक्त है। यस्य एतद महदादि कार्यम त्रिगुणम, दोनों क्या है, अगर मूल प्रकृति त्रिगुण है तो आगे महदादि भी त्रिगुण हुए। तो ये सारे के सारे विषय इसलिए त्रिगुण है, महदादि कार्य भी इसके त्रिगुण हुए। इसके लिए कहा यह यदात्मकम कारणम तदात्मकम कार्यम इति, कि वे जैसा कारण होगा वैसा कार्य होगा। जैसे अगर आपने कहीं काला धागा लिया और काले धागे से काला ही वस्त्र बनेगा, है ना, लाल धागा लेंगे तो लाल वस्त्र बनेगा। उसके लिए दिया भी कृष्ण स्तंतु कृतः कृष्ण ये पटो भवती,
तो इसलिए कह रहे त्रिगुण है। अब मूल प्रकृति कैसी है? मूल प्रकृति है हमारे पास मूल प्रकृति ही त्रिगुण है ना। मूल प्रकृति त्रिगुण है तो आगे जो उससे उत्पन्न होने वाले वो भी त्रिगुण होंगे। इसका कॉन्सेप्ट और समझ लो। किसी व्यक्ति के पास यदि क्या है, करोड़ों रुपए है, तो उसके पुत्र के भी वो करोड़ों रुपए उसके आधार पे आ जाते हैं, उसको भी वैसा करोड़ोपति माना जाता है। किसी के पास अगर अधिक भूमि है ना, तो उसको भी हम लोग जमींदार बोलते हैं, तो उसके पुत्र को भी जमींदार कहते हैं। इस तरह करके यहाँ फिर कह रहा अविवेकी। अविवेकी क्यों है? दोनों कैसे है? अविवेकी व्यक्तम प्रधानम गुणैर न भिद्यते अन्यो गुणाः अन्य प्रधानमेव विवेक विवेकितुम न याति तद अविवेकी प्रधानम। दोनों में विवेक नहीं है। विवेक क्यों नहीं है? क्योंकि जड़ है। प्रकृति जड़ है तो उससे उत्पन्न होने वाले सारे तत्व भी जड़ होंगे। जड़ कभी विवेक धारण नहीं कर सकता। ऐसे ही विषय कर विषयो व्यक्तम प्रधानम सर्वपुरुष विषय भूतत्वात् विषय इति। विषय इसलिए है क्योंकि एक पुरुष तत्व है जो इसका उपभोग करता है, जो इसके द्वारा उपभोग करता है, इसलिए यह भी विषय है। सामान्यम है क्योंकि व्यक्तम सामान्यम प्रधानम अपि सामान्यम, कोई विशेष नहीं है ना। इसका उपभोग किसी के द्वारा भी किया जाता है। ऐसे अचेतनम की बात है, जो जड़ होगा वो अचेतन भी होगा। इससे सुख दुख मोह आदि की कोई चेतना नहीं होती, इससे अनुभूति नहीं होती है जब तक जो है शरीर चेतन नहीं होगा। चेतन होगा तो पुरुष के संयोग से। ऐसे ही प्रसव धर्मी है, एक दूसरे को उत्पन्न करने वाला। जैसे प्रधान से मूल प्रकृति से महत की उत्पत्ति, महत से अहंकार की, ऐसे करके नीचे नीचे उत्पन्न हुआ। और कह रहे पुरुषस्य वैधर्म्यम, इससे भिन्न जो है पुरुष है। पुरुष अगुण है, अविवेक विवेकी है, अविषय है, असामान्य है, चेतन है, अप्रसव धर्मी है। तो इस तरह करके इसको विषय को यहाँ रखा गया है। तो ये कुछ कुछ तत्वों की यहाँ बात हुई। तो हमने अभी व्यक्त और व्यक्त का साधर्म्य और व्यक्ता व्यक्त का वैधर्म्य थोड़ा सा विषय देखा। तो इसको आप लोग थोड़ा एक बार देख लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ताकि आपको विशेष स्पष्टता हो जाए, है ना। इसी तरह के अगले विषय भी आएंगे जो हम पढ़ेंगे, इनमें भी यही बातें आएगी, लेकिन गुणों की चर्चा करेंगे हम। 3 तरह के गुण क्या होते हैं, स्वरूप क्या होते हैं, 3-4 कार्य के एक साथ आएंगे, इसलिए हम एक साथ ही इनका अध्ययन करेंगे।